दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार टीआरई यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। तो मैकियावेली गणतंत्र यानी रिपब्लिक को सरकार का आदर्श रूप मानते हैं। याद रखिएगा, मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वाधिक अच्छा राज्य है, ये किसका कथन है। तो सेबाइन का कथन है, जो कहते हैं कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वाधिक अच्छा राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और उसमें नाभिकीय युद्ध या नाभिकीय संबंधों को पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द आता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। इसकी अवधारणा किससे संबंधित है। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये नाभिकीय अस्त्रों से संबंधित है, याद रखिएगा। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक का मतलब ये है कि किसी देश के पास इतने परमाणु हथियार और क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी संभावित दुश्मन को परमाणु हमले के लिए उकसाने से रोक सके, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित हो कि वो परमाणु हथियारों का अनावश्यक उपयोग न करे। और ये सिद्धांत भारत के परमाणु सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कि नो फर्स्ट यूज यानी पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की अवधारणा नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं कि भाजपा के कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी और ये महत्वपूर्ण थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म के जनक के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ये हैं विचारक जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नामक दलों का गठन किया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1948 में इस दल की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे और बाद में 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया था, जिसका परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नामक दलों का गठन किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द हाई कास्ट हिंदू वुमन यानी उच्च जाति की हिंदू महिला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो पंडिता रमाबाई ने ये पुस्तक लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू वुमन, और ये पुस्तक अमेरिका से 1887 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक ये पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखी गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, समाज हर अवस्था में एक वरदान है, लेकिन सरकार अपनी सर्वोत्तम अवस्था में भी एक आवश्यक बुराई है। ये कथन किसका है। तो ये थॉमस पेन का कथन है और आप जानते हैं कि उदारवादी जो हैं राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। इसी से संबंधित थॉमस पेन का कथन है, जो कहते हैं कि समाज हर अवस्था में एक वरदान है, लेकिन सरकार अपनी सर्वोत्तम अवस्था में भी एक आवश्यक बुराई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन यानी मानवीय स्थिति। ह्यूमन कंडीशन
मानवीय स्थिति पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हन्ना अरेंट द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। हन्ना अरेंट ने मानव जीवन को आकार देने वाली मूलभूत गतिविधियों का एक दार्शनिक अन्वेषण करते हुए ये पुस्तक लिखी है, द ह्यूमन कंडीशन। इसमें अरेंट जो हैं सक्रिय जीवन की 3 मुख्य श्रेणियों की पहचान करती हैं, श्रम, कार्य और क्रिया। तो ये आप देख लीजिए, ह्यूमन कंडीशन पुस्तक हन्ना अरेंट के द्वारा लिखित है और ये 1958 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर रॉबर्ट ए डहल। रॉबर्ट ए डहल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न है संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन शब्द की रचना या इस शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये थे M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण शब्द की रचना M.N. श्रीनिवास के द्वारा की गई थी। संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निचली जाति, जनजाति या कोई अन्य समूह अपने परंपराओं, विश्वासों और जीवन के तरीकों को उच्च जाति के समान बनाने के लिए बदल देता है, जो अक्सर एक ब्राह्मण या द्विज जाति होती है। तो कुल मिलाकर संस्कृतिकरण का जो सकारात्मक प्रभाव होता है उसमें तो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, आर्थिक स्थिति होती है और धार्मिकता में वृद्धि शामिल होती है। और संस्कृतिकरण शब्द M.N. श्रीनिवास द्वारा उनकी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, इसमें सबसे पहले आया था। तो याद रखिएगा, संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग या उसकी रचना M.N. श्रीनिवास ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि किस विचारक ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म की निंदा की है? तो उत्तर है जॉन राल्स ने। जॉन राल्स ने उपयोगितावाद की निंदा की क्योंकि उसका मानना था कि ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। आप सभी जानते हैं कि उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है और राल्स का मानना है कि बहुमत के लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की बलि देना सामाजिक न्याय और समानता का उल्लंघन है। इस आधार पर राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की आलोचना की है। राल्स की प्रमुख पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क्स का अलगाव सिद्धांत या परायपन की संकल्पना जिसको एलियनेशन थियरी कहा जाता है, उसके किस कृति में वर्णित है? तो याद रखिएगा, मार्क्स का अलगाव सिद्धांत उसकी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में वर्णित है। मार्क्स ने अलगाव के 4 पहलुओं की पहचान की थी। एक तो श्रमिक को अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद से अलगाव। श्रमिक जब बड़े फैक्ट्रियों में काम करता है तो वो अपने उत्पाद से अलग हो जाता है, उससे लगाव नहीं रह जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया से लगाव जो है ख़त्म हो जाता है, यानी उत्पाद से लगाव, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, अपनी प्रजाति से अलगाव, यानी श्रमिक अपनी मानवता से अलग हो जाता है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया उसके मूल सार से दूर कर देती है और अन्य मनुष्यों से अलगाव के क्रम में वो अपने आप से भी अलग हो जाता है। तो यही अलगाव का सिद्धांत है जो मार्क्स द्वारा उसकी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में वर्णित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है स्वेच्छातंत्रवाद यानी लिबर्टेरियनिज्म, इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? तो स्वेच्छातंत्रवाद के प्रमुख विचारकों में फ्रेडरिक हेयक, रॉबर्ट नाजिक और मिल्टन फ्रीडमैन हैं। दोस्तों, स्वेच्छातंत्रवाद एक राजनैतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर देता है और इसके समर्थक विचारक मानते हैं कि व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और सरकार को केवल उन कार्यों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य कब बना? तो ये है 1 जनवरी 2019। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य 1 जनवरी 2019 को बना था
और UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम यानी स्वतंत्रता से पलायन। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एरिक फ्रॉम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एरिक फ्रॉम की लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक में एरिक फ्रॉम ने स्वतंत्रता की अवधारणा और मानव मनोविज्ञान पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है और एरिक फ्रॉम ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता जो महान मूल्य है कभी कभी भय और चिंता का स्रोत भी हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आगामी परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होनी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया और प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हमने इसमें कुछ अन्य तथ्यों को भी कवर किया है जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।